नमस्ते साथियों। गांव सरकार की तीसवीं कड़ी, 30वीं कड़ी में जब हम आपसे चर्चा करने बैठे हैं तो इस समय पूरे प्रदेश में गांव पंचायत के चुनाव बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। और आपने देखा कि पहले चरण के चुनाव में पर्चा दाखिल हो गया और पहला चरण का चुनाव 15 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के भी पर्चा दाखिल हो गया और दूसरे चुनाव का दूसरा चरण जो है 19 अप्रैल को होगा। इसमें पूरे प्रदेश में ज़ोर शोर से कोरोना के होते हुए भी कोरोना भी खूब जोर शोर से फैला हुआ है और साथ साथ पंचायत चुनाव भी गांव-गांव में बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। और अब लोग ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य और बीडीसी के सदस्य सब बनने के लिए बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन एक बात जो चौंकाने वाली बात है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और देखिए, बार बार हम जो गांव सरकार के औचित्य की बात कर रहे हैं कि बिना गांव सरकार के ये पूरी पंचायती व्यवस्था जो है वो कारगर नहीं साबित होती है, वो इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। मैं उदाहरण से आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो पूरी पंचायती व्यवस्था है वो एक तरह से बेकार और निरर्थक है। एक सरकार के विभाग की तरह से वो काम करती है, उसके अलावा ये किसी लायक नहीं है। और वो अभी हम आपको कुछ बातें तथ्य बताएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में गांव पंचायत कुछ नहीं है, वो एक सरकार का एक विभाग है जिसको कि किसी तरह से जनता के इन्वॉल्व करके जनता को लोगों को मिला के वो एक बना दिया जाता है और उस पर सारी तरह से ऊपर से सरकार की गुलामी चलती रहे। अब आप ये देखिए कि अभी पहले चरण में जो नामांकन दाखिल हुए हैं उसमें प्रधानों के लिए करीब करीब 14,000 नामांकन दाखिल हुए हैं। दूसरे चरण में भी जो प्रधानों के नामांकन दाखिल हुए हैं उसमें भी करीब करीब 14,000 पदों के लिए करीब करीब 14,000 पद के आसपास लगभग पद थे। पहले चरण में नामांकन दाखिल हुए, दूसरे चरण में भी लगभग उतने ही 14,000 के आसपास के पदों के लिए नामांकन दाखिल हुए। और इनमें आप देखिए कि कितने लोग प्रधान बनने के लिए उत्सुक हैं। करीब करीब पहले चरण में जहाँ 14,000 पदों के लिए नामांकन हुआ उसमें लगभग करीब करीब मैं आपको बताऊं कि अगर प्रधान बनने के लिए करीब 85,000 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। और दूसरे चरण में जब प्रधान बनने के लिए लोगों ने 99,000 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। तो प्रधान बनने के लिए देखिए एक तरह से जितने प्रधान के पद हैं उसके 6 गुना 7 गुना लोग प्रधान बनने के लिए नामांकन दाखिल किए। लेकिन अब प्रधान के जो मंत्रिमंडल है, जो पंचायत सदस्य हैं, उनके लिए देखिए क्या हालत है। उनके लिए जो पहले चक्र में 1,86,000 पद जो है उसमें प्रधान के पंचायत के सदस्यों के थे, वार्ड के सदस्य जिसको आप बोलते हैं। पहली चरण में बड़ी मुश्किल से 1,86,000 में से पद थे, उसमें से बड़ी मुश्किल से 99,000 लोग पर्चा दाखिल किए, जबकि 69,000 पद खाली हैं पहले चरण में ग्राम पंचायत के सदस्यों के। दूसरे चरण में 1,87,000 के लगभग पंचायत सदस्य थे और इसमें पंचायत सदस्यों की संख्या और घट गई। इसमें मुश्किल से 69,000 लोग इन पदों के लिए नामांकन दाखिल किए। तो हालत ये है कि ग्राम पंचायत का सदस्य के लिए आधे से ज़्यादा पद जो हैं वो इसमें खाली हैं और उनके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं कि पंचायत सदस्य कौन बनेगा। अब ये क्या होगा कि अब ये स्थिति होगी कि इसमें तो चुनाव हुआ नहीं, अभी सब बाई इलेक्शन होगा। मतलब जब प्रधान जब जीत जाएंगे तो इन जो खाली पद हैं इसके लिए फिर से चुनाव होगा। और जब खाली पद हो जाएंगे तो आप निश्चित ये समझते हैं कि इन पदों पर कौन जाएगा, प्रधान जिसको कहेंगे कि ये हमारे सदस्य बन जाए और वही लोग प्रधान वहाँ सदस्य बन जाएंगे और उनका प्रधान जी का अपना काम ठीक हो जाएगा कि अपने लोग सदस्य बन के चले आए। अब ये इस बात को मैं उदाहरण से ये समझाना चाहता हूँ कि जो ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी है
जो जड़ में लोकतंत्र है, जिसको कि आप ग्राम पंचायत कहते हैं और जिसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमारे गांव स्वराज स्थापित करेंगे, हमारे गांव में आत्मनिर्भरता आएगी, उसकी जड़ ही खत्म कर दिया आपने। यानी कि आपको अधिकार ये दिया गया है कि आप ग्राम पंचायत चुनिए, प्रधान नहीं चुनिए, ग्राम पंचायत चुनिए। देखिए, आपकी जो गांव की सभा है ना, गांव सभा, वो है आपकी विधानसभा। पहले मैं बता चुका हूँ कितनी बार, आपको बार बार इस बात को बता चुका हूँ, फिर भी मैं बार इसलिए बताता हूँ कि आप इसको याद रखें। वो गांव सभा जो है वही आपकी विधानसभा है। विधानसभा को ये अधिकार दिया गया है कि वो ग्राम पंचायत चुने। ग्राम पंचायत का मतलब प्रधान और वार्ड के सदस्य। किसी वार्ड में 9 सदस्य हैं, किसी में 11, किसी में 13, किसी में 15, अधिक से अधिक 15। और ये जो ग्राम पंचायत है यही मंत्रिमंडल है। आप समझ लीजिए कि ये गांव का मंत्रिमंडल है और इसी मंत्रिमंडल को गांव के विकास के लिए काम करना है। ये आप समझ लीजिए, प्रधान को कोई अलग से अधिकार नहीं मिलता है। पहले बार बार मैंने बताया है इस बात में, जितने भी आप शुरू के आप देखेंगे कि मैंने सबको बताया गांव सभा क्या है, गांव पंचायत क्या है, प्रधान क्या है, प्रधान को क्या अधिकार है। प्रधान को कोई अधिकार नहीं कानून में मिला हुआ। अधिकार किसको मिला? ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत कौन है? प्रधान और उनका जो वार्ड के मेंबर, यही मिलके ग्राम प्रधान बनाते हैं। और जो भी निर्णय गांव के विकास के लिए लिया जाएगा वह ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाएगा, प्रधान द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो जब आप ग्राम पंचायत चुन ही नहीं रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, चुन किसको रहे? प्रधान को। और जब प्रधान को चुन क्या रहे, आप मैंने देखा कि प्रधान के लिए तो 7 गुना मेंबर है और ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए मिल नहीं रहे सदस्य, बल्कि जितने चुनने हैं उसके आधे लोग चुने जा रहे हैं और वो भी सब निर्दलीय चुने जा रहे हैं। वो किसी कहीं लड़ाई है ही नहीं है, जिसको कि लोग खड़ा बता दे रहे हैं प्रधान जी कि तुम हो जाओ, जो प्रधान का प्रत्याशी है वही खड़ा हो जा रहा है। तो मंत्रिमंडल तो चुन नहीं रहा, प्रधान ग्राम पंचायत तो चुन नहीं रहे। उसके बाद जब प्रधान जी जब चुन के आ जाते हैं तो एक एक गांव में, इस समय तो बजट आपको आश्चर्य होगा कि मैं कुछ दिन पहले ही अखबार में पढ़ रहा था कि प्रधान लोगों की हैसियत एमएलए लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि एमएलए लोगों को ग्राम निधि का पैसा मिलता है 2 करोड़ रुपया। और यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं, गांव पंचायतें, जहाँ की 5-5 करोड़ रुपया इस साल आवंटित हुआ है उनको खर्च करने के लिए। 5-5 करोड़ एक गांव पंचायत को मिला हुआ। अब जब 5 पंचायत के गांव पर 5 करोड़ मिल जाएगा तो आप गांव में जब चुनाव खत्म हो जाए कहेंगे प्रधान जी तो मालो माल हो गए, 5 करोड़ रुपया गांव में आया है। तब आप कहने हैं कि सब प्रधान जी लूट रहे हैं। जब आपको मौका मिला कि हम अपने को पंचायत को सदस्यों को भेज के और उनको मंत्रिमंडल बनाए, तब तो आप चुप रहे, बैठे रहे। कुछ क्यों? कि आपको जानते ही नहीं गांव पंचायत व्यवस्था क्या है। गाँव आप तो जानते हैं कि सरकार की व्यवस्था है, प्रधान जी को चुनने आते हैं, प्रधान जी सरकार के नौकर है और नौकर की तरफ से उनको काम करना है। तो प्रधान जी वही करते हैं, चुन जाते हैं और अधिकारियों से मिल के, और उनको आपसे उससे मतलब नहीं है क्योंकि आपकी कोई ग्राम पंचायत तो है नहीं। प्रधान जी आपने चुना है, प्रधान जी अधिकारियों से मिल के और वो 5 करोड़ का खूब बंदरबाट मजे से करेंगे और आप जिंदगी भर 5 साल तक रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे और अपनी जो जिंदगी, आपकी ज़िंदगी में तो कुछ सुधार आएगा नहीं। जहाँ के कीड़े मकोड़े की तरह जहाँ थे वहीं 5 साल के लिए फिर अपने रहने के लिए आपने अपना ही जीवन तय कर दिया कि हमें अभी फिर इसी कीड़े मकोड़े की तरह रहना है। यही हमारा जीवन में, हमारे कर्म में, धर्म में यही लिखा हुआ है। तो जब मौका आया तो आपने ये किया और जब मौका हाथ से निकल जाएगा तो भाग्य को, कर्म को, धर्म को, सबको आप दोष देना शुरू करेंगे। तो ये जो हालत है, इसी हालत को निकलने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि गांव सरकार जब बनेगी आप उससे जागरूक होंगे, चीज़ों को जानेंगे कि गांव सभा क्या है, गांव पंचायत क्या है, कैसे गांव पंचायत काम करेगी। और जब कैसे गांव पर तभी आपके जो गांव का जो मैं कहता हूँ स्वर्ग बनेगा। तो गांव स्वर्ग का मतलब ये है कि स्वर्ग का मतलब मेरा एक गांव के एक एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे शैक्षिक विकास हो, चाहे उसकी जिस तरह के उसके जीवन की आज़ादी, स्वतंत्रता, धन, संपन्नता, ये सब उसी तरह से आएगी जब आप इन चीज़ों को समझेंगे और उसे विचार करेंगे। अब आप बताइए कि जब ये पंचायत के जो सदस्य हैं, आपने मंत्रिमंडल तो चुना नहीं, तो आपका नियंत्रण कैसे होगा प्रधान?
प्रधान के ऊपर नियंत्रण ग्राम प्रधान के ऊपर है या सरकार के अधिकारियों का नियंत्रण तभी होगा जबकि आपके वार्ड के मेंबर बैठेंगे और वहाँ कोई विचार विमर्श होगा। और यही आपके माध्यम है जिसके माध्यम से मंत्रिमंडल का है आपके माध्यम से। एक बात और बताओ, जितने भी विभाग गांव पंचायत में, गांव अभी तो 9 विभाग ही हैं, हम तो यहाँ 29 विभाग की बात कर रहे हैं लगातार। जितने जो 9 विभाग हैं जो गांव पंचायतों को मिले हैं, सरकार ने दे रखा कि इसके स्तर गांव पंचायतों के स्तर पर काम होंगे, इस विभागों के ये जो हैं सब वो समितियों के माध्यम से चलाई जाती है। मैंने बताया समितियों को, सब भूल गए होंगे आप, जरूर हमको जानते हैं कि आपको याद नहीं होगा, सब भूल चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आएगा, कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे, आज नहीं कल समझेंगे, 5 साल बाद समझेंगे, 10 साल बाद समझेंगे, कभी तो समझेंगे। कभी तो अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे बल्कि अपने अज्ञानता को कोसेंगे। अब मैं तो आपके अज्ञानता को मिटा के ज्ञान पैदा करना चाहता हूँ, ताकि आप भाग्य को न कोसें, भगवान को न कोसें, बल्कि अपनी अज्ञानता को कोसें। आज नहीं तो कल अपनी अज्ञानता को कोसेंगे आप, लेकिन तब तक तो आपके जो तकलीफें हैं और सहते रहेंगे, क्योंकि आप तो भाग्य और भगवान के भरोसे बैठे हुए रहते हैं आप। लेकिन फिर भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब अज्ञानता से दूर होगी आपकी, कि आप ये समझेंगे कि यह हर जो विभाग है वही आपके विभाग के माध्यम से गांव के विकास के कार्य, बिना वो विकास जब तक वो समिति नहीं कहेगी गाँव में, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति जब तक नहीं कहेगी कि किस तरह से शिक्षा दिया जाए, स्कूल कैसे चलाया जाए, कैसे बजट दिया जाए, क्या किया जाए, तब तक प्रधान कुछ नहीं कर सकते। और शिक्षा समिति क्या है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो एक वार्ड का, जितने वार्ड के मेंबर होते हैं ना, वही उस समितियों के अध्यक्ष होते हैं। प्रधान केवल 2 समिति के अध्यक्ष होते हैं, बाकी जितनी समितियां हैं उसके अध्यक्ष होते हैं वार्ड मेंबर को मतलब ही नहीं है, आप समझते ये तो वार्ड वाले मेंबर बेकार है। तो होता क्या है कि आपसे प्रधान क्या जानता है कि सब आपने अज्ञानता में आपको कुछ ज्ञान है ही नहीं है, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। जब आप चुनाव में भागीदारी करें, जितने बड़ा तो पूर्ण मंत्री बनना नहीं चाहते हैं, मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, गांव का मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, इससे अज्ञानता, इससे बड़ी अज्ञानता आपकी क्या हो सकती है? आप समझते हैं कि हम मंत्री परिषद कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रधान, इससे बड़ी अज्ञानता कर। तो गांव के मंत्री नहीं बनना चाहते, चीज़ों को करना नहीं चाहते, और उसके बाद अपने लोग कहेंगे कि प्रधान जी खूब लूट रहे। तो आपने उसमें भागीदारी नहीं किया, ये अब आपने हाथ से मौका निकल गया। अब खाली पद जो होंगे, कम से कम मेरा यही कहना है कि जो खाली पद हैं, ये बहुत सारे आधे से ज़्यादा तो पद खाली है 5 से 4 सदस्यों, तो मेरे जो नैतिक पार्टी के जो सदस्य हैं, जो भारत पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी बाई इलेक्शन हो, दोबारा जो चुनाव हो, उसमें जरूर भागीदारी करके कम से कम सदस्य बन के और ग्राम पंचायतों के में भागीदारी करें। कम से कम वहाँ तो प्रधान पर नियंत्रित कर सकेंगे कि आपके विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो ठीक ढंग से चलाए जाएँ। तो मैं या अन्य लोग जो मेरे भी शुभेच्छु हैं, सभी से मैं कहूँगा कि जो खाली पद हैं ग्राम पंचायत सदस्यों के, उस पर जरूर उसको अगले बार जब बाई इलेक्शन हो तो अच्छे लोगों को उस पर भेजिए, ताकि गांव पंचायत के ठीक से कार्य कर सकें। अब आज के जो विषय है, ये उस विषय पर चर्चा करूंगा जो मैंने बताया कि 29 विभाग हैं, उनको विभागों पर एक एक विषय पर मैं रोज चर्चा करता हूं। आज संविधान में जो 29 विषय है उनमें 6 विषयों की चर्चा हो चुकी है। पिछले बार सामाजिक वानिकी का विषय था, उस पर मैंने चर्चा किया। आज मैं चर्चा करूंगा कि वह है कि लघु वन उपज। अब ये देखिए कि मैं जानता हूं कि ये जो लघु वन उपज है, इसमें से शायद ही कोई आपको बहुत कम लोग होंगे कि ये समझते हैं कि ये विषय है गांव लघु वन उपज क्या है। हमारे गांव में तो वन है नहीं, तो ये गांव को क्यों दिया गया? वो समझते हैं कि लघु वन मतलब वन का लघु, छोटा वन और उसकी उपज। तो वो समझते हैं हमारे यहाँ तो छोटा या बड़ा कोई वन नहीं है हमारे गाँव में, तो हमारे ये हम इस विषय का क्या है? और आप किसी से पूछ लीजिए तो शायद ही ये बता पावे गाँव का आदमी। प्रधान से पूछिए, अरे प्रधान छोड़िए, वो अधिकारी कर्मचारी जो आते हैं, घूमते रहते हैं गांव का अधिकारी, एडीओ बीडीओ और तमाम वो जो घूमते रहते हैं, उनसे पूछिए कि भैया ये लघु वन उपज क्या है, तो जरा उनको पूछिए क्या वो बताते हैं। शायद ही उसमें से एक आध समझदार लोग होंगे तो बता पाएंगे, बाकी तो खुद ही नहीं जानते कि लघु वन उपज है। फिर भी संविधान ने आपको ये लघु वन उपज का दिया है, तो उसको समझने होते हैं। और ये देखिए, मुख्यतः तो ये लघु वन उपज है मुख्यतः तो उन लोगों के लिए है
जो वन के आसपास के गांव हैं। बहुत हमारे हमारे यहाँ वनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और एक देखिए, देश में जो वन थे उनकी संख्या तो करीब 40% थी इस देश में, भारत में 40-45% क्षेत्र तो वन का था। स्टैंडर्ड है कि कम से कम 33% वन के पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए देश में होना चाहिए। लेकिन इस समय तो भारत में जिस तरह से वनों का सत्यानाश किया गया, उसकी स्थिति यह है कि 12-13% वन ही भारत में, इस भारत की ज़मीन में भारत इस समय 12-13% वन ही रह गए हैं। और 12-13% वन और धीरे धीरे कटते ही जा रहे हैं। सरकार की योजना है कि हम इसको बढ़ाएं, 33% करें। वो कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार के लोग जिस तरह से भ्रष्ट और व्यवस्था जिस तरह से भ्रष्ट है, वो 13% का जो 14% हो जाए तो बड़ी उपलब्धि है। वो भी मैं तो ये कहता हूँ 13% घट के 10% ना हो जाए, वो अलार्मिंग होगा। क्योंकि वो जिस तरह से चोरी चमारी पूरे विभागों में होती है, उसके लिए तो आप इस भारत के देश में ये उम्मीद करिए कि कोई चीज़ तरक्की की तरफ जाएगी, वो इतना आसान नहीं है जब तक कि कुछ लोग समर्पित भाव से लोग जीवन इसमें लगेंगे नहीं। तो 13 तो अब ये जो वन है ना, वन के आसपास जो गांव हैं, उनके लिए मुख्य रूप से ये जो वन लघु वन उत्पाद उपज के है करीब 10, आपको बताऊं 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इससे प्रभावित रहते हैं। और इनको आप वनवासी कह सकते हैं, चाहे आदिवासी कह सकते हैं। और जैसे खान के छत्तीसगढ़ वगैरह जिले, मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, चाहे और भी दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव हैं, वो सब बहुत सारे हैं जहाँ घनी जंगल है, वहाँ आदिवासी उनको कहिए या वनवासी कहिए या अनुसूचित जनजाति के लोग कहिए, ये लोग करीब करीब 10 करोड़ लोग हैं जो कि इससे सीधे उनका संपर्क है। लेकिन गांव में भी है। अब मैं क्या सोचता हूँ, उनके अलावा गांव में भी इसकी उपयोगिता है। कैसे उपयोगिता हो मैं आपको बताऊं। अब ये समझ लीजिए कि ये लघु वन उपज है क्या। लघु वन उपज का मतलब ये है कि ये इस बात को पूरी तरह से समझिए कि है क्या लघु वन उपज। मतलब वन में क्या होता है, वन का मुख्य जो आधार है वो क्या है। वन का जो मुख्य आधार है वो है लकड़ी। असल में वन का मतलब लकड़ी, यही आपको समझ आता है। लेकिन लकड़ी के अलावा भी वन में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। आप बनाओ 3000 ऐसे पेड़ हैं, 3000। आप सोचिए 3000 पेड़ ऐसे हैं जो कोई न कोई उत्पाद देते हैं और उनसे आपको मनुष्य के भोजन के लिए, दवा के लिए उसका उपयोग होता रहता है। 3000 चीज़ें ऐसी हैं। तो तमाम चीज़ों में उसको रंगने में, उसको केमिकल में बहुत इस्तेमाल, बहुत प्रक्रिया उसको हम बताएं। ये जो चीज़ें जो लकड़ी के अलावा जो वृक्ष और झाड़ियाँ या और भी पेड़, तरह तरह के पेड़ हैं, प्रजातियाँ, तरह तरह की प्रजातियाँ जो देती हैं, इसी को कहते हैं लघु उत्पाद। मतलब छोटे मतलब मुख्य उत्पाद क्या है, लकड़ी। लेकिन लघु उत्पाद जो है वन का ये है। तो आप समझ गए ना, लघु उत्पाद मतलब लकड़ी के अलावा जो पेड़ चीज़ें देती हैं उसको आप लघु उत्पाद करते हैं, माइनर प्रोड्यूस करते हैं उसको। माइनर प्रोड्यूस मतलब छोटे चीज़ें जो पेड़ देते हैं। अब इसमें आप समझिए क्या क्या वन देते हैं, और वन के अलावा पेड़ भी देते हैं। मैं तो अभी मैं उस मुख्यतः वन में जो चीज़ें आपको मिलती हैं उसके लिए है कि देखिए क्या क्या आपको मिलता है। अब तो देखिए जैसे बांस है, ये बेंत है, ये लघु उत्पाद में ही आते हैं, क्योंकि ये लकड़ी नहीं, तो लकड़ी नहीं है, एक तरह से अलग प्रजाति के ढंग की चीज़ें। इसके अलावा बहुत से फल देते हैं। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो कि जैसे आप वो आप देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो छाल है, उनकी जड़ें हैं, पत्ते हैं, जैसे घास हैं, औषधि जड़ बूटियाँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो देते हैं। तेंदू का पत्ता देखिए, गोंद है, खैर है, लाख है, और शहद है, महुआ के फल हैं, जामुन के बीज हैं, बहुत इस तरह से इतने मैंने बताया कि 3000 चीज़ें ऐसी हैं जो कि उत्पाद ऐसे हैं जो कि लोगों के जीवन के लिए उपयोगी हैं। इमली का देखिए, इमली का
कितना बड़ा इमली लोगों के उपयोग जीवन में है, वो भी उत्पाद है। वन का वृक्ष जो है इमली देता है। तो मैं उनको आप जानते ही हैं, और जो नहीं जानते हैं आप समझ लीजिए कि हजारों की संख्या में चिरौंजी है, पलाश का फूल है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि सुगंध के लिए पेड़ देती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो रंगाई पुताई में जो कुछ चीज़ें देती हैं वो काम आता है, कुछ चीज़ें सुंदर सुंदर चीज़ें देती हैं रखने काम आता है। ये सारे उत्पाद हैं। इन उत्पादों को वन के लोग जो वन के गांव के आसपास हैं, जो गांव में रहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और उनको इसी के आधार पर 60% लोग जो आदिवासी लोग हैं, 60% उनका जीविकापार्जन का साधन यही है, 60%। अब सोच लीजिए कि जो इस तरह के आदिवासी हैं, चाहे जंगलों के आसपास के जो गांव हैं, उन लोगों का 60% इसी से काम चलता है। और बाकी वहाँ कुछ खेती बाती भी है, तो वो खेत से तो कुछ पैदा कर लेते हैं, लेकिन इससे वो अपने जीवन को। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये जितने 10 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, आज के दिन सब के सब गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हैं, बहुत ही गरीबी। क्यों? उसका कारण यह कि जितनी भी चीज़ें वन उत्पाद होती हैं, ये इनका वो बड़ी मेहनत से लाते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए कि जंगल के घने जंगल में चले गए, वहाँ से उन्होंने कुछ बीज इकट्ठा किए, किसी पेड़ से बीना उन्होंने लाए, गांव पे लाए, अपने घर में लाए, उसका छिलका निकाला, उसको तैयार किया और फिर ले जाके मार्केट में बेचा। अब ये मार्केट में करीब देश भर की हम बात कर रहे हैं, देश भर में इस तरह से इस वन उत्पादों को बेचने के जो गांव के बाजार लगते हैं, उन गांव के बाज़ारों में जाते हैं तो उनका उसका जो दाम मिलता है बहुत नॉमिनल दाम मिलता है। नॉमिनल क्या, उनको जो दलाल हैं चाहे बिचौलिया हैं, उनको बेवकूफ़ बना के उनसे कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसका मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है। वो उदाहरण एक तो मैं सामने आया है कि बस्तर में 1 किलो चिरौंजी एक आदमी ले गया और उसने बेचा 2 किलो नमक। अब बताइए 1 किलो चिरौंजी के बदले में सिर्फ 2 किलो नमक उसको मिला। इस तरह से कि शोषण किया जाता है इस देश के लोग, या बिचौलिए हैं चाहे आदि लोगों का अज्ञानता का इस तरह से यहाँ दुरुपयोग होता है। चूँकि वो अज्ञानी है, उनको मालूम नहीं है बाजार का। इस तरह से देश भर में छोटे मोटे 5000 बाजार हैं, उसी में लोगों ने अपना बेचते हैं और बेचारे किसी तरह से वही पेट भरते हैं और क्या जीवन भर संघर्ष करते हैं, कोई जीवन का स्तर तो बढ़ा नहीं पाता है। उसी तरह गांव में भी देखिए, गांव में क्या है कि गांव में अब इसमें जैसे महुए का बीज है, महुए का फल निकलता है, आप जानते हैं लोग महुए सलाह भी बनाते हैं। अब महुए का और भी तमाम महुए बहुत ही औषधि है, हड्डी टूट जाए तो आपके महुए का बहुत काम आता है। महुए का तेल, महुए का औषधि इसी लगाने में, खाने में, मजबूती में। तमाम औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं, शायद मैं समझता हूँ कि महुए का गुड़ बना उनको गोला बना के दिया जाता है खाने के लिए। इस तरह से एक महुआ है, हमारे नीम का फल है, ये भी ये उत्पाद है, ये भी इसको आप वन उत्पाद ही कहेंगे, लघु उत्पाद कहेंगे। उसी तो जामुन का है। इसी तरह से और भी बहुत सारे आप देखते हैं कि चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी दिया गया है। अब इसमें दिया गया है जो व्यवस्था में, उसमें औषधि फल को भी, औषधि पौधों को भी शामिल कर दिया गया है। इनको भी मान लिया गया कि ये भी लघु उत्पाद के कैटेगरी में आएंगे। मतलब जितने औषधि वृक्ष। अब गांव में एक ये कि ये औषधि वृक्ष मान लीजिए, वो तो जंगल के में बात करता हूँ। जंगल में जो जंगल के औषधि, जंगल के चीज़ों में, उत्पादों में ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है और बहुत ही जानने वाली योग्य चीज़ है। और बहुत कि जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो एक तरह से समझ लीजिए प्राकृतिक है, उसमें कोई खाद और पानी नहीं पड़ता है, वो एक प्राकृतिक है। तो वो उसका एक महत्व अलग है। जैसे जंगल में जो मधु पैदा होगा तो उसकी शुद्धता को आप कल्पना नहीं कर सकते, और जो आप गांव में डिब्बे में मधु बनाएंगे तो उसकी शुद्धता क्या दूसरा होगा। तो जंगल में जो कुछ भी पैदा उत्पाद हो रहा है उस तो समझ लीजिए एक प्राकृतिक है और उसका बहुत ही मूल्य है। वो जो आदिवासी इकट्ठा जंगलों से करके जो लाते हैं और वो जब बाजार में ले जाते हैं तो उनको कौड़ी के भाव लेते हैं, लेकिन वो जितने लोग खरीदते हैं बिचौलिए, वो कहते हैं साहब ये जंगल का है और बहुत ही प्राकृतिक है, तो जो सामान्य मधु का दाम होगा या जो सामान्य चीज़ों का दाम होगा वो उसको चौगुने दाम पर बेचते हैं और मालो माल हो रहे हैं।
जाके देखिए आदिवासी बाज़ारों में, जहाँ आप कभी छत्तीसगढ़ गए हो तो वहाँ जंगल के उत्पाद के आदिवासी लेके आके बेचते हैं, और वो तो वहीं के वहीं रह गए, लेकिन वहाँ बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े लोग खड़े, बड़े बड़े लोग अपनी हैसियत बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, और उनका काम क्या है कि वही आदिवासी के जो सामान लाते हैं वही अपने इकट्ठा करते हैं और वो बाज़ार में बेचते हैं। और ये प्रत्यक्ष है, आप जाके जब चाहिए जाके देख लीजिए किस तरह से आदिवासियों का शोषण होता है। उसी तरह से अब बहुत सारे एरिया जो गांव बन चुके हैं वहाँ तो अब जंगल नहीं है, फिर भी वो लोग उसी तरह को जाके जंगलों में दूर दूर तक जाके वो काम करते हैं, खेती भी करते हैं और गाँव में रहते हैं, तो उनका किस तरह से शोषण हुआ। तो ये जो वन उत्पाद हैं, इन वन उत्पादों का जब जोड़ा गया कि नहीं ये तो ठीक है, जंगल का तो चल रहा है, जैसे अब गांव गांव में औषधि वृक्ष का लगाया जाए, ताकि लोगों की आय में, जैसे खेती कर भी रहे हैं लोग और भी खेती करें, और कुछ इस तरह से कुछ पैसे उनकी अर्थव्यवस्था में ये थोड़ी वृद्धि हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि गांव के लोग केवल एक चीज़ से, पिछले बार भी नहीं, बार बार इसी को मैं दोहराता हूँ कि गांव के लोगों के लिए केवल एक ही चीज़ नहीं है कि अन्न पैदा करो और उसी से अपना रोजी रोटी जमाओ। गांव के लोग जमीन से, पशु से, पानी से, पेड़ से जो कुछ भी पैदा कर सकते हैं, कई चीज़ पैदा कर सकते हैं, सबके आय से सबसे आय प्राप्त करें और उसे अपने जीवन को अतर करें। आप देखेंगे हर चीज़ से कुछ थोड़ा ही थोड़ा अगर मिलेगा तो उनका जीवन स्तर, साल भर उनको पैसे मिलते रहेंगे और साल भर तक उनका कुछ उनको पैसा मिलता रहेगा, जीवन स्तर में होता क्या, गाँव वाले समझ रहे हैं कि बस एक फसल में गेहूँ बो दो, धान बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके बैठ के क्या करना है, इधर उधर वो सरकार के पैसे का इंतजार करना, सरकार के पैसे का दलालों के पीछे घूमना, कुछ दलालों के कमीशनबाजी करना, यही सब करना। अरे भाई, वो हर चीज़ तो आपको हर चीज़ गांव में उपलब्ध है। उतने पैसे थोड़े थोड़े मेहनत करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैंने बताया कहा सॉरी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको कुछ ना कुछ पैसा दे। तो वही मैं कह रहा था, औषधि पौधे। अब औषधियों में देखिए कितने तरह के औषधि के पौधे अब गांव में आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा नाम बता दूंगा आपको कि ऐसे ऐसे गांव में औषधि के पौधे अब लग रहे हैं। जैसे है इंसुलिन का पौधा है, चंदन का पौधा है, कपूर का है, अंजीर का है, सतावर पौधा है, एक छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और इस तरह के पौधे अब गांव गांव में दिए जा रहे हैं कि आप अपने गांव में इन पौधों को, अब जो नीम और महुआ और वो सब जो पहले के जो पौधे हैं, खजूर और ये सब तो है ही हैं आपके, वो अलग है। तो अब वह औषधि पौधों का भी लोगों ने अब वहाँ पौधा का लगाने का, पौधशाला लगाने की शुरुआत गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यही जो संविधान का उद्देश्य यही था कि जो ये लघु उत्पाद हैं, जो छोटे छोटे उत्पाद हैं, जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से, बबूल से, उससे जो पैदा होते हैं, उससे ये फल क्या, ये जो फल तो अलग बात है, इन पेड़ों से जो स्वाभाविक रूप से जो उत्पाद पैदा होते हैं, उन फलों से आप कैसे गांव के लोग लगा के कुछ आय कर सकें, इसके लिए वो उद्देश्य दिया गया। तो आप समझे आपने कि जो लघु उत्पाद का जो मतलब है कि इन लघु उत्पाद में गांव में अपने आय को बढ़ाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपने आय की वृद्धि कर सकते हैं। अब ये इसलिए इसको दिया गया विषय, ये विषय कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ लीजिए। हम सब जो आदिवासी, वनवासी, और इसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने योजनाएं चला रखी, इनको पहले देखिए। सबसे बड़ा सरकार की योजना जो अब है कि इन बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप एमएसपी खूब सुन रहे हैं नहीं, आजकल किसानों की मांग है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम निर्धारित मूल्य हर फसल के लिए। जैसे सरकार ने धान, गेहूँ, बाजरा, ये वो सारे ज्वार, इन चीज़ों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया है, और जिसको किसान मांग कर रहे हैं इस बार जो आंदोलन में, यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार देती है वो उसको आप कानून बना दीजिए। कानून बने या न बने, फिर भी सरकार को उसको देना ही है, देती आ रही है। आज नहीं तो कल कानून भी बन सकता है, बनेगा, ये अलग एक मुद्दा है, उस पर हम आपसे बात इस समय ये विषय यहाँ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जो ये जो उत्पाद है ना, ताकि बिचौली, आप जैसे चिरौंजी है, चिरौंजी का क्या दाम है?
मनमानी ले लेंगे। अब जैसे मैंने 2 किलो नमक बनाया, अब ये ना अगर उसका तो मान लिए 1 किलो चिरौंजी, मुझे तो नहीं पता कितना दाम है, लेकिन कम से कम 200-250 रुपया से कम तो उसका 1 किलो का दाम होगा नहीं, क्योंकि कोई मसाला ऐसा नहीं है जिसकी कीमत 250, 200, 300 रुपया किसी मसाले की चिरौंजी मसाले में काम आता है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कोई ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये सस्ती चीज़ें हैं, सब महंगी चीज़ें हैं। अब ये इनका दाम होगा तो वो बेवकूफ़ बना के ले लेंगे, भाई इसकी मांग नहीं है, ये ख़राब है, इसमें अच्छा ढंग से नहीं है। सब जानते हैं बिचौलिए क्या करते हैं, गेहूँ और धान तो ठीक से लेते नहीं हैं, तो इन छोटे मसालों को वो क्या लेंगे। इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, हम इनका भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस करेंगे। और सरकार ने 40 ऐसे प्रोडक्ट हैं, 40, अभी तो 40 हैं, तो हज़ार सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, प्रोड्यूस हैं, जो कि बन के हैं, लेकिन इन्होंने 40 प्रोड्यूस ऐसे हैं जिनको कि एमएसपी इनके लिए भी निर्धारित किया है। लेकिन अब होता क्या है, अब वो आदिवासी गांव के लोग, अब आप गांव में तो जानते नहीं, अब आपके नीम के खली, मान लिया आपने 4 बोरा नीम की बीज इकट्ठा किया, कहाँ बेचने जाएंगे, किसी जाएंगे बनिया के पास, बनिया के पास कोई दाम नहीं। अगर आपको पता हो गाँव में कि भाई इसका भी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो आप जाके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गांव में ही जाके इसको नीम के खली, वो नीम के बीज को भी बेचेंगे और अच्छा खासा दाम लाएंगे। उसी तरह जामुन है, जामुन के मान लीजिए 10 पेड़ है, रोज गिरता है जामुन, उसके आपने बीज निकाला और उस बीज को ले जाके आप जामुन के बीज को आप बेचने लगे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको आपको पता हुआ। तो पलाश के फूल हैं, बहुत सारे पलाश के फूल बिकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके, आप उनके सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप जाके, लेकिन आप पता कर लीजिए, किसी गांव में पता लगा हो कि इसका भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और कहाँ मिलता है। तो इसके लिए ये सरकार ने योजनाएं बनाई है। एक उनका सबसे बड़ा एक विभाग उन्होंने बनाया है, उस विभाग का नाम मैं बता दे दूँ आपको कि ये वो उसको विभाग के द्वारा वो बिकाते हैं, और हर जगह वन धन केंद्र खोला है उस विभाग के द्वारा, और उस विभाग के माध्यम से ये न्यूनतम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से ये विभाग है। देखिए, हम कहीं मैंने नाम थोड़ा सा अंग्रेजी में है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो उस विभाग के माध्यम से इन्होंने सब जगह वन धन केंद्र खोले, जहाँ की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आप जाके अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। तो इन उत्पादों को बेचने के लिए ये जो सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे लिया जाए, ये सारे लाभ तो आपको हमें इसमें ट्राइफेड एक विभाग है केंद्र सरकार का, जिसके माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कैसे इन वन उत्पाद पर आश्रित लोगों का कैसे सामान को बिचवाया जाए, कैसे उनकी प्रगति किया जाए, कैसे उनमें आने वाली दिक्कतें हैं, इसके बाद बहुत से उनको अधिकार दिए गए हैं। देखिए, वन के आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनको बहुत सारे पारंपरिक अधिकार हैं, जैसे क्योंकि पत्ता इकट्ठा करना उनका पारंपरिक अधिकार है, जलौनी लकड़ी लेना उनका प्राथमिक अधिकार है, तो उसको कानून से संरक्षित भी किया गया कि उनको आप वन में जाने देंगे, वो ले सकते हैं, क्योंकि आज काल से वो करते आ रहे हैं। तो इन अधिकारों का उनको संरक्षण दिया गया है। फिर उसके लिए और नियम बनाए गए हैं कि कौन सा उत्पाद लेंगे तो आपको कितना कमीशन गांव को ले सकते हैं, कितना सरकार को लेंगे, ये बहुत सारे नियम है। उसके गहराई में जो लोग हैं वो अलग विषय है, उसको जानने की जरूरत है। लेकिन ये जो ट्राइफेड है, उन्होंने उसने हर जगह वन धन केंद्र खोले हैं, ताकि लोग अपना एमएसपी पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम मूल्य है, उस पर जाके आप वन उत्पाद ले सकते हैं। अब ये गाँव सरकार का इसमें क्या भूमिका होगी, वही मैं कह रहा हूँ। क्यों कहता हूँ, आज ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत चुनना नहीं जानती है, जिन गांव में गांव पंचायत को चुनने का सहूर जिसको कहते हैं नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं हैं कि गांव पंचायत का सदस्य क्या है, मंत्रिमंडल का क्या स्तर है उसका, उन लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि ये ट्राइफेड के बारे में जानेंगे, उनसे उम्मीद करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ेंगे, उनसे उम्मीद करेंगे कि ये लोग अपने उत्पाद को ठीक से नहीं बिक रहा है तो ये लोग उत्पाद को बेचेंगे, वो अपना उनसे उम्मीद आप करेंगे कि औषधि पौधे पेड़ लगाएंगे, औषधि पौधे के लिए लगाने के लिए चाहे औषधि नर्सरी लगाने के लिए सरकार पैसा देती है, वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसको सहायता मिलेगा, कितनी सब्सिडी देगी, उनसे आप उम्मीद करते हैं। कभी करेंगे लोग? बस एक ही बात है, बस 2000 एक वो धान और गेहूँ और दलाली और कमीशनबाजी और शराबबाजी, यही इसी में गाँव के लोग पड़े रहते हैं, और बार बार मैं कहता हूँ अपने भाग और कर्म को कोसते रहते हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों से और उनकी सरकार की गुलामी करते रहते हैं, यही ग्रामीण जीवन रह गया।
इन्हीं चीज़ों से हम मुक्त कराना चाहते हैं। तो पहले तो इन चीज़ों को हम बताएंगे, पहले आपको जानें। जब जानेंगे, समझेंगे, फिर आपको जिम्मेदारी लेंगे। जब जिम्मेदारी लेंगे तो धीरे धीरे हर चीज़ आप सीख लेंगे, जान जाएंगे, एक एक चीज़ जान जाएंगे। क्योंकि पहले जानेंगे, फिर आपको जिम्मेदारी मिलेगी। जब जिम्मेदारी मिलेगी तो जैसे ही आपको जिम्मेदारी मिलेगी, काम करना सीख लेंगे। इसे डर के और भागने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। और ये समझ ही आपको आगे का आपका भविष्य बनाएगा और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। नहीं, अगर जितना सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर नरक। अभी तो गुलाम है, अब आप नरक की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन अब आ तो रहे हैं सब कारपोरेट वाले, कारपोरेट खेती होने जा रही है। अब कारपोरेट घराने जब गांव में घूमेंगे तो अभी तो आप गुलाम हैं, फिर आप उनके बधुआ मजदूर की तरह से, अभी तो गुलामी है, सरकार की गुलामी है, फिर आप कारपोरेटों वालों के लिए बधुआ मजदूर की तरह से दिन रात काम करेंगे। तब ना आपको भगवान मदद करने आएगा, न कर्म मदद करेगा। क्योंकि तो बधुआ मजदूर को तो भगवान भी नहीं सुनता है। अभी तो आपको भगवान से सुन ले, क्योंकि आप गुलाम खा लिए। लेकिन जिस दिन बधिया मजदूर हो जाएंगे, ना भगवान सुनेगा और न कर्म आपका काम आएगा। तो इसलिए जितना जल्दी ये चीज़ों को समझ जाए उतना अच्छा है। समझा आपने? तो ये समझिए कि कैसे आप अधिकारों को ये जाए। तो इसीलिए जब से गांव सरकार बनेगी, तो जैसे हर विभाग में मैं कहता हूँ कि एक समिति बनेगी, और उसी तरह से वन उत्पाद की एक समिति बन गई मान लीजिए। समझाएंगे लोग कि कैसे कौन कौन उत्पाद लगाओगे, कितना फ़ायदा है, कितना किसमें MSP है। वो समिति 6 आदमी की रहेगी, 6 आदमी के गांव में लोग रहेंगे समिति का, तो वो वन उत्पादों के बारे में जानेंगे। आपके गांव में कितनी चीज़ें वन उत्पाद में आती हैं। मान लीजिए आपके गांव में आपको पता ही नहीं है कि कितने कितने पेड़ों का कौन चीज़ कहाँ बिक सकती है। आपके गांव में हो सकता है 20 चीज़ गांव में बिकती हो, आपके हमें आपको पता नहीं है। तो उन वन उत्पादों को आप जानेंगे, और उनको बेचने के लिए कहाँ वन धन केंद्र कहाँ है, कहाँ बिक सकता है, कब वन धन केंद्र खुलेगा। आजकल बहुत ऑनलाइन बहुत सारे वन धन केंद्र की जो बहुत गतिविधियाँ सब ऑनलाइन है। उसमें उन्होंने अलग से ऐप बना रखा है कि उस ऐप के माध्यम से आप जान सकते हैं कि क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है। तो वो समिति के लोग जानेंगे और आपको बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांव वाला, गांव पंचायत खुद ही, गांव सरकार जब रहेगी तो अपना खुद ही एक औषधि बगीचा बना देगी, एक औषधि बाग अपना एक बना देगी, जहाँ की तमाम प्रकार के औषधियाँ गांव पंचायत उगाएगी। और उन औषधियों से सबसे बड़ा फायदा तो गांव वालों को ही, रोज रोज की जो बीमारी का चक्कर है कि डॉक्टर के पीछे जाओ वो जाओ, वो लोग उन औषधियों का इस्तेमाल करके अपनी छोटी मोटी बीमारी तो वही ठीक कर लेंगे। अब इंसुलिन का पौधा लगा दीजिए, तो इंसुलिन का पौधा लगाए तो ठीक है। होता क्या है कि ये जो औषधियाँ हैं, ये जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, वो तत्काल फायदा नहीं करती। अंग्रेजी दवाएं हैं, आपको तुरंत ही फायदा करेंगी। आपका शुगर बढ़ा तो आप गए शुगर का सुई लगवा लिए, और सुई खाने लगे, शुगर 2 दिन में 24 घंटे में डाउन हो। लेकिन अगर शुगर का प्लांट खाएंगे और उसकी जड़ी बूटी खाएंगे तो वो हो सकता है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में फायदा करे। तो कौन किसके पास धैर्य है कि 3 महीने तक वो शुगर प्लांट जो है वो इंसुलिन प्लांट खाए, पत्ती खाए और 3 महीने इंतजार करे। लेकिन जब वो ग्रामीण इलाके में उपलब्ध हो जाएगी और जब वो आपके जीवन का अंग बन जाएगी, तो आप 3 महीना क्या जीवन भर खाते रहेंगे और जीवन फिट रहेंगे। कोई जरूरत हो कि इंसुलिन का तभी हम खाएं जब हमको इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन का पौधा गाँव के वाटिका में है, तो हम गए भाई 10 रुपया वाटिका वालों को दिए, भाई हमको दे दो 2 पत्ते पर 10 रुपये का, हमें 300 रुपया महीने में हमने दिया। 2 पत्ती हमने खरीद लाए, 2 पत्ती खा लिए। ठीक है, इंसुलिन हम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़े देखेंगे, लेकिन खाते रहेंगे तो हमारा इंसुलिन। इसी तरह से जड़ी बुखार है, इसका है, तमाम चीज़ें जिनकी जड़ें हैं, जड़ के पीस के खाते रहिए। तो लोगों का स्वास्थ्य जो है इन जड़ी बूटियों से निरंतर उसका उनको फायदा भी मिलता रहेगा, और जड़ी बूटियों से वो आय भी मिलेगा, और गांव पंचायत भी आय करेगी, और हमारा डॉक्टर के ऊपर निर्भरता भी कम हो जाएगी। तो ये गांव पंचायत की ये जो समिति है वो एक अच्छा खासा, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि समितियाँ गाँव, जैसे पशुपालन की समिति रहेगी वो डेयरी खोल देगी, और समितियाँ रहेंगी वो अपना स्वतंत्र कुछ न कुछ धंधा वो करेंगी, सुअर बाड़ा खोल देंगी, मुर्गी पालन बोल देंगी, औषधि केंद्र खोल देंगी, पेड़ पौधों के लिए और कुछ और समितियाँ काम करेंगी। तो ये जो समितियाँ वो केवल आपको सिखाएंगे नहीं, केवल आप लेक्चर भाषण नहीं देंगे, वो खुद सीखेंगी और वैसी कुछ न कुछ व्यवस्था उस तरह अपने गाँव में भी शुरू कर देंगे जिससे गाँव पंचायत को आय होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको गांव पंचायत की, गांव सरकार, और ये गांव सरकार ही बनेगी। गांव पंचायत का हाथ आपने देख लिया कि किस तरह से गांव पंचायत का चुनाव हो रहा है। अब चुनाव खत्म हो जाएगा, प्रधान जी लोग फिर बजट का बारे में सोचने लगेंगे, कोई कैसे, और अधिकारी बैठे हुए हैं घाक बन के, कितना बजट गाँव में आएगा। गाँव के बहुत जल्दी चुनाव खत्म होंगे,
लूट की व्यवस्था की तैयारी हो रही होगी, और ये चुनाव में भी आपने कुछ किया नहीं, तो ये समझ लें अगले 5 साल में आप, अगला 5 साल भी आपने गंवा दिया। फिर भी हमारा ये कोशिश है कि इस 5 साल में कम से कम पूरे इस पंचायती व्यवस्था में गांव सरकार की बात गांव गांव तक पहुंचा दें, ताकि जो अगला गांव पंचायत के चुनाव हो उसके पहले गांव सरकार का गठन हो जाए। फिर गांव वालों को अपने तरह से अपने गांव को विकसित करने, अपने के सामाजिक आर्थिक हर तरह से अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके अंदर शक्ति आ जाए। धन्यवाद साथियों।